विद्यार्थियों, नमस्कार। यूजीसी हिंदी नेट की परीक्षा के लिए आप हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप जिस विषय को समझना चाहते हैं, जहाँ कुछ कठिनाई हो रही हो, उसके बारे में भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस विषय पर आपका जो भी समाधान बन सकता है, मैं आपको उसको देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो कृपया पूरा देखिए। आपको ज़रूर मेरे वीडियो को पूरा सुनने के बाद अपने विषय को लेकर के और परीक्षा के बहुत सारे जो सवाल हैं उनको लेकर के लाभ मिलेगा और आप निश्चित रूप से अपने आप को मेरा वीडियो सुनने के बाद कुछ बेहतर महसूस करेंगे, यानी कुछ सीखा है, कुछ जाना है, कुछ समझा है और कुछ मोटिवेशन भी मिलेगा। क्या होता है कि कई बार हम लगातार पढ़ रहे होते हैं, लगातार काम कर रहे होते हैं, तो मन थक सा जाता है, हमारा जी ऊब जाता है। तो उसके लिए थोड़ा ब्रेक लेने की आवश्यकता पड़ती है। उस ब्रेक को लेते हुए हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से उस ब्रेक को लेकर के यानी कुछ रुक करके हम कैसे उसके उस ज़ोन से बाहर निकले और कैसे अपने आप को फिर से स्फूर्तिवान बनाएँ, बहुत ज़रूरी है वो। इस बातचीत में हम लोग छायावाद और छायावाद को रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है। रोमांटिसिज्म यानी कि मुक्त प्रेम भाव जिसको बोलते हैं। तो छायावाद की जो परिभाषाएँ दी गई, उसमें कहा गया कि किसी ईश्वरीय छाया के आधार पर कवि अपने भाव को या अपनी जो इच्छाएँ उनको अभिव्यक्त कर रहा है कविता के माध्यम से। छायावाद का जो समय है वो 1918 से 1936 तक का माना जाता है। लेकिन छायावाद के इस समय से पहले भी कहीं न कहीं हिंदी में रोमांटिसिज्म का प्रभाव आप देख सकते हैं। श्रीधर पाठक जैसे महत्वपूर्ण कवि ने इस भाव को अभिव्यक्त करने का काम किया था। तो छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, मुकुटधर पांडे, मैथिली शरण गुप्त, श्री राय कृष्णदास, भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा। ये मतलब उस लगभग उसी दौर के कवि हैं, लेकिन छायावाद के 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं। निराला, प्रसाद, पंत और महादेवी वर्मा। छायावादी जो छायावाद युग की जो प्रमुख विशेषता है उसमें कविता की प्रमुखता है, उसमें गद्य की प्रमुखता नहीं है। छाया इसलिए काव्य काव्य का आंदोलन या काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा गया है इसको। और नामवर सिंह की जो प्रमुख पुस्तक है छायावाद नाम की जो किताब है, जो 1956 या 52 में आई थी, 1954 में। उस किताब में और इस छायावाद को राष्ट्रीय काव्य जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। ये क्या है कि राष्ट्रीय जो जागरण चल रहा था, यानी कि भारत को आजाद करने का जो पूरा मुहिम पूरे देश में चल रही थी, उसको छायावादी कवि करके कविता के रूप में अभिव्यक्त कर रहे थे। इसलिए उसको राष्ट्रीय जागरण की यह काव्यात्मक अभिव्यक्ति थी, जो एक तरफ तो देश की जो प्राचीन जड़ताएं थी उनको मुक्त, समाज को मुक्त करना चाहता था, दूसरी ओर वो विदेशी गुलामी से भारत को मुक्त करने की बात उसमें दर्ज करते हैं। वो किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको विस्तार से समझना है, जानना है, तो नामवर जी की उस किताब को आप ज़रूर पढ़िए। बाजार में उपलब्ध है, अमेजन पर भी उपलब्ध है वो। देखिए, छायावादी काव्य की जो प्रमुख विशेषता है उसमें रहस्यवाद है। ठीक, देखिए रोमांटिसिज्म यानी कि मुक्त हो रहा है, तो उस मुक्तावस्था में क्योंकि भारतीय समाज की बहुत सारी नैतिकताएं, बहुत सारी जड़ताएं लोगों पर हावी है, तो ऐसी स्थिति में कवि कहीं ना कहीं उस भक्ति काल या रीति काल का जो रहस्यवाद है, यानी कि मतलब किसी ईश्वर का सहारा लेकर के अपने प्रेम की बात करना, अपने भाव को अभिव्यक्त करना, तो यहाँ पर भी कवि कुछ रहस्य के साथ अपनी बात करता है। और प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन सारे कवि करते हैं, और पंत को तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता था, आपको पता ही है। उसके बाद दुख और वेदना जो महादेवी के काव्य में, महादेवी के लेखन में आती है। महादेवी बुद्ध की करुणा के माध्यम से अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करती है। फिर राष्ट्रीय चेतना का स्वर प्रमुख है, और कथ्य और शिल्प यानी कि रोमांस, प्रेम की बात भी करना और उसको कहने का जो तरीका है वो भी बहुत डिफरेंट है इस छायावादी कविता में। इसलिए भी इस छायावादी कविता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, किसी बात को कहने का जो तरीका होता है
उसको बदलना, उसको नए अंदाज में कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि देखिए हमने कहा ना कि जो राष्ट्रीय चेतना जो आती है या जो जिसको हम आधुनिकता कहते हैं वो कहीं ना कहीं खड़ी बोली के अंदर आती है। फिर उसके लिए ब्रज भाषा जब पर्याप्त नहीं थी तो छायावादी कविता या छायावादी काव्य की जो भावबोध था, जिस प्रकार के स्वतंत्र भावबोध को लेकर के छायावादी काव्य आता है, चाहे स्त्री की बात हो, चाहे प्रकृति का चित्रण हो, चाहे राष्ट्रीय चेतना हो, चाहे शिल्प की बात हो, चाहे विदेशी हुकूमत या अंग्रेज जो साम्राज्यवाद था, अंग्रेजों का जो राज था उसके खिलाफ में विद्रोह करने की बात हो, और किस प्रकार से भारतीय जनता में अतीत की चेतना जगाने की जो बात थी या जो भाव था, वो भी इस कविता में जिस गहराई के साथ और जिस प्रभावशालीता के साथ अभिव्यक्त होता है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और छायावाद के बारे में आचार्य शुक्ल ने क्या लिखा मैं आपको बता देता हूँ। आचार्य शुक्ल ने छायावाद के बारे में लिखा है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, काव्य वस्तु ने जिस पर कविता लिखी जा रही है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलम्ब बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। मतलब प्रेम के भाव को अभिव्यक्त कर रहा है, लेकिन उसका आधार क्या, वो अनंत ईश्वर, वो अज्ञात शक्ति है, उसको ज्ञात नहीं, प्रस्तुत नहीं कर रहा है, और उसके लिए बहुत ही अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में, और दूसरा अर्थ क्या है कि मतलब लिखने का तरीका, स्टाइल क्या है, पद्धति के बारे में बोल रहे हैं शुक्ल जी। फिर जयशंकर प्रसाद के बारे में क्या बोलते हैं, मैंने कहा ना कि छायावादी कविता को कई बार आलोचक भी समझ नहीं पाते हैं, इसलिए छायावाद काल के जो कवि खुद है वो कई बार अपनी कविता के बारे में, अपने अपने अभिव्यक्ति के बारे में खुद कुछ बात कह करके उन सारे सूत्रों को खोलने का प्रयास करते नजर आते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। समझ गए ना आप? तो प्रसाद क्या कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिनीत किया गया। ध्वन्यात्मकता, इसमें क्या देखिए ध्वनि की बात जो आनंदवर्धन जो काव्य शास्त्र में करते हैं, वो ध्वनि उसको किस तरह से कवि या लेखक अपनी कविता में अभिव्यक्त करता है, तो उसको महत्व दिया। फिर लाक्षणिकता, यानी कि बात को लक्षणों के आधार पर कहना, सीधा सीधा बात नहीं कहना, इनडायरेक्ट बात कहना, जो शब्द शक्ति में होता है ना, अभिधा लक्षणा व्यंजना, वही वाली बात। सौंदर्यमय प्रतीक, और सुंदरता के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बात कहना। उपचार वक्रता के साथ सहानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषता है, और उस सारी अनुभूति को एक खास तरह के संदर्भ के साथ जोड़कर प्रस्तुत करना जयशंकर प्रसाद के अनुसार छायावाद काव्य की विशेषताएं हैं। अब राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं, परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है, ऐसा राम कुमार जी का कहना है। ने कहा कि ईश्वर, एक जो रहस्यवाद की बात कही थी हमने, वो किसी अज्ञात शक्ति, अज्ञात ईश्वर का सहारा लेकर के उसके माध्यम से कवि अपनी बात प्रस्तुत कर रहा है। नगेंद्र की जो परिभाषा बहुत प्रसिद्ध है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल यानी कि बड़ा, सूक्ष्म यानी किसी बात की बहुत महीन बारीकी जानकारी प्राप्त करना, उसको और सघनता से समझने का प्रयास करना। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भाव यानी कि अनुभूति के साथ चीजों को लेके आना, सोच यहां से नहीं यहां से प्रस्तुत करना, दिल की आवाज सुनना, भाव अनुभूति को महसूस करना, कवि वहां अपने आप को व्यक्त कर रहा है। फिर महादेवी जी खुद छायावादी कवि, वो क्या कहती है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल अर्थ दर्शन सर्वात्मवाद है। मतलब प्रकृति जिससे हमारा जीवन संभव है, प्रकृति ही जिंदगी की असली जन्मदाता है, तो कह रहे हैं कि इसलिए सर्वात्मवाद की बात कर रहे हैं कि सबको जिंदगी जीने का अधिकार है, सबको बढ़ने का अधिकार है, ये बात महादेव जी कहती है। और रामविलास जी जो हिंदी के बड़े आलोचक हैं, वो क्या कहते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन धोती नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान में हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना जुड़ी हुई है। वो क्या कह रहे हैं कि वो
वो सिर्फ ईश्वर ईश्वर की बात की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये समाज में एक बुनियादी परिवर्तन करने के लिए जो मध्यवर्ग भारत में पैदा हो रहा था उसने विद्रोह किया था, वो अपनी आज़ादी की मांग करता है, सामाजिक बंधनों से भी, सांस्कृतिक बंधनों से भी, और जो विदेशी जो गुलामी की जो बेड़ियां थी उनको भी तोड़ करके एक स्वतंत्र भारत, एक स्वतंत्र मनुष्य की कल्पना जो अज्ञे अपने साहित्य में बार बार करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो बहुत महत्वपूर्ण आलोचक है, और इनका उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा जो 1946 में प्रकाशित हुआ था, आपके नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका एक बहुत अच्छा निबंध है। ये जो नाखून है ना, हमारे नाखून बढ़ते हैं, हम लोग काटते रहते हैं, हम इसको फिर कई बार मुंह से भी काटते हैं हम लोग, कई बार काटने का आता है उससे भी काटते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग तो कई बार ऐसे करके बैठ के काटते रहते हैं। तो नाखून को आधार बना करके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मनुष्य की चेतना के बारे में कहा कि नाखून किस बात का प्रतीक है कि मनुष्य पशु था, और ये बार बार उसकी पशुता के प्रतीक इसलिए बढ़ते रहते हैं, और मनुष्य को इस बात का एहसास करवाते हैं कि तुम तुम्हारे भीतर जो दुर्गुण है उनको बाहर करो, उस पशुता को बाहर करो, और तुम मनुष्य के गुणों को अंगीकार करो, क्योंकि सभ्यता बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो वही हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। वो कहते हैं कि पश्चिम का प्रभाव था, और निश्चित रूप से पश्चिम का प्रभाव था, इसमें कोई शक नहीं। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक काव्यधारा की कविता से प्राप्त हुई थी, और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यमयी जो साधना थी उसका प्रभाव बताते हैं। तो सीधा सीधा बता रहे हैं कि पश्चिम का, जो शुक्ल जी ने भी अपने परिभाषा में कहा है, क्योंकि कहीं न कहीं जो पश्चिम की चेतना थी वो यहाँ तक पहुँच गई थी, और बंगाल के माध्यम से, बार-बार मैंने कहा ना कि बंगाल की उस चेतना के माध्यम से पूरे भारत में वो फैलती है, और कहीं न कहीं भारतीय जो चेतना थी उसके साथ में घुलती-मिलती है, और उसको कहीं न कहीं ट्रांसफ़ॉर्म करने की एक प्रक्रिया शुरू करती है वो। तो इस लिहाज से इसकी महत्वपूर्ण बात रही है, और इन सारी बातों को हम समझने का प्रयास किया ही हमने। और क्या बताया कि छायावाद के बारे में कि प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूति रहस्य में सूक्ष्म अभिव्यंजना लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में होती है उसे ही छायावाद कह सकते हैं, छायावाद कहा जाता है। तो क्या है, जिसमें प्रेम भी है, प्रकृति है, और मनुष्य का सौंदर्य है, उसकी अनुभूतियां हैं, रहस्य है, अभिव्यंजना यानी बात को रखने का एक अलग ही तरीका है, प्रतीक है, शैली है, वो सारी विशेषताएं जिस काव्य में है उसको आप छायावादी काव्य कह सकते हैं, उसको आप छायावादी काव्य के रूप में समझ सकते हैं। अब इसकी विशेषताएं बहुत अलग अलग है। आत्मा अभिव्यंजना यानी कि कवि पहली बार आधुनिक काल में अपने आप को अभिव्यक्त करता है, बिल्कुल फ्री होकर के, समाज के तमाम बंधनों से परे जाकर के वो कहीं न कहीं अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, अपने आप को समाज के सामने, लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो इस लिहाज से भी इस कविता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम छायावाद की अभी जो कुछ-कुछ मोटा-मोटी विशेषताएँ हमने समझने का प्रयास किया। अब हम क्या करेंगे कि कुछ उदाहरणों के साथ कुछ काव्य पंक्तियाँ लेंगे, जिससे आप काव्य पंक्तियों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि छायावाद की जो मोटा-मोटी विशेषता है वो यही है कि किस तरह से जो काव्य है वो यानी कि रहस्यवाद की बात करता है, और इसका जो समय पीरियड रखा गया है 18 से 36 का समय इन्होंने मॉडिफाई किया है। कोई स्पेसिफाइड समय नहीं होता है, लेकिन एक किसी बात को रखने के लिए आपको एक खास तरह का समय निर्धारण करना होता है, तो इसलिए उसको किया गया है। तो कहीं न कहीं अगर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी। और मैंने कहा ना कि उस युगबोध को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जिस युगबोध में हम रचनाधर्मिता की बात कर रहे हैं, छायावाद की बात कर रहे हैं, और जिस भाषा की नवीनता की बात हम बार-बार करते हैं। मैंने कहा ना कि अगर आप कविता लिखते हैं, अगर आप कहानी लिखते हैं, आप लेखक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी भाषा अपनी होनी बहुत ज़रूरी है। तो उसको समझने के लिए भी हम छायावादी कविता को समझ सकते हैं कि छायावादी कवि किस प्रकार से अपनी खुद की भाषा, खुद की शैली, खुद के प्रतीक और खुद की अनुभूतियाँ कविता में अभिव्यक्त कर रहे थे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और आधुनिक चेतना और आधुनिक भावबोध के साथ। तो जहाँ एक तो आप किसी के दबाव में अपनी बात कह रहे हैं, और एक ही कि आप अपने स्व अनुभूति को सहज भाषा और सहज शैली के साथ जिस तरह से आप कहना चाहते हैं उस तरह से अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो उस लिहाज से छायावादी जो कविता है वो सच में राष्ट्रीय जागरण भी है, मनुष्य की स्वतंत्रता की बात भी करती है,
प्रकृति की बात करती है, प्रतीक, बिंब, आत्म की अभिव्यक्ति की बात करती है। वो सारी अभिव्यक्तियां यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से आप इस छायावादी जो कविता है उसकी विशेषताओं को समझ सकते हैं। अब अगर हम विस्तार में जाएंगे, कविता के माध्यम से बात करेंगे, तो बहुत सारे सूत्र हमारे सामने आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक बने रहें।